जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को ना तो कोई जीत मिल पा रही है, ना कोई पद मिल पा रहा है, और ऊपर से जो गठबंधन सहयोगी हैं वो बार बार मूर्ख बनाकर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जहां कुछ बेहतर करने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ आए थे अघाड़ी के साथ, वहां उल्टा नुकसान में बैठे हुए हैं और अब वापस बार बार गिड़गिड़ाने पहुंच जाते हैं। किसके पास? बीजेपी के पास, कभी देवेंद्र फडणवीस के पास तो कभी राहुल नार्वेकर के पास। अभी दोबारा पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को पहले राज्यसभा चाहिए थी, वो तो मिली नहीं। एमएलसी की सीट पर भी संकट है, तो अब दोबारा गए हैं राहुल नार्वेकर से मिलने की। नेता प्रतिपक्ष तो हमें दे दीजिए। यहाँ पर सरकार बने हुए 1.5 साल हो गया है और कोई नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों में नहीं है, ना विधानसभा में है ना विधान परिषद में है। तो उद्धव ठाकरे पहुंचे थे अपने नेताओं के साथ। राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, क्योंकि स्पीकर ही सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, तो उद्धव ठाकरे अपने कुछ नेताओं के साथ पहुंचे थे और राहुल नार्वेकर से उन्होंने अनुरोध किया कि हमें नेता प्रतिपक्ष का पद दे दीजिए। लगभग 2 साल होने को है, 1.5 साल हो चुका है कि किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो मिलना चाहिए। अब राहुल नार्वेकर अब इसमें कोई साफ तो मना करता नहीं है। अब ये तो देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि हम देखेंगे, राहुल नार्वेकर ने भी कह दिया कि जी हम देखेंगे। लेकिन देखते देखते अब 1.5 साल निकल गया है और उद्धव ठाकरे की झोली में ये पद गिर नहीं रहा है, और गिरने के आसार भी नहीं है, क्योंकि आपके पास संख्या नहीं है और आपके लक्षण भी नहीं है। वैसे संख्या बल में तो आप है नहीं, 10% सीट चाहिए 28, और आपके पास मात्र 20 है, और गठबंधन का मिलाकर एक तो बनता नहीं है। आपके पास अपनी संख्या होनी चाहिए, फिर बाकी सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाँ हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आप इन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। जैसे कि लोकसभा में हुआ, जब तक कांग्रेस के पास 10% सीटें नहीं थी, कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी पार्टी का नेता बनाया, विधायक दल का नेता, सांसद दल का नेता बनाया। लेकिन जब इस बार कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें आ गई, तो फिर राहुल गांधी को दूसरी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया और वो नेता प्रतिपक्ष बने। इसी तरह से राज्यसभा में भी है, इनके पास 27 सांसद है, तो नेता प्रतिपक्ष का पद है 25 मिनिमम चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ भी यही चलेगा, आपके पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी मांग रहे हो, चलो सरकार फिर भी करे। लेकिन अब आप जब बाहर निकलते हो यहाँ राहुल नार्वेकर से मुलाकात के बाद, तो आपकी पार्टी के लोग आप क्या बयान देते हो? आप एलपीजी को लेकर सरकार को घेरने लगते हो। वो समस्या जो कि सरकार ने पैदा की नहीं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है नहीं, तो कह रहे हो कि सिलेंडर की समस्या कैसे हो रही है, लाइन कैसे लग रही है, सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, पर्याप्त है भंडारण, तो फिर लाइन कैसे लग रही है? भंडारण पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भंडारण उस तरह से निरंतर चल रहा है। कुछ व्यवधान है, ये बात सरकार भी मानती है कि आपको थोड़ा समय लग सकता है मिलने में, लेकिन पर्याप्त का मतलब होता है कि आपको मिलेगा। आपके घर में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप कई दिनों तक एलपीजी ना होने की वजह से खाना ही ना बना पाए, और घरेलू जो उपयोग है उसको सरकार प्राथमिकता दे रही है। लेकिन इन्हें सवाल उठाना है, आप इसको लेके भी सवाल उठाओगे। आपने धर्मांतरण कानून को सपोर्ट तो किया, लेकिन कुछ खुरपेच उसमें भी करने लगे। आपको हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करना होता है, तो फिर आपको सरकार ये आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए कुछ अतिरिक्त क्यों करेगी? आप कहीं तो कम से कम उन चीजों के लिए तो सपोर्ट करें जो पूरी तरह से आपको सीधे सीधे आपकी राजनीति से जुड़ी भी नहीं है। कुछ मुद्दों पर तो चलिए विरोध करना ही होता है, लेकिन यहाँ एलपीजी सिलेंडर का मामला है, आप सपोर्ट करें, लोगों की मदद करें। यहाँ धर्मांतरण का मामला है, उसमें भी आप कोई नुक्स निकाल देंगे, तो फिर ये कैसे चलेगा? तो उद्धव ठाकरे यहाँ बेचैन है। उनको भाजपा की तरफ से तो नकार ही दिया गया है, बस आश्वासन, क्योंकि एक आप किसी के साथ रूडली व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बुरा व्यवहार, तो आप आश्वासन देते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है। आप देखिए बैक टू बैक उद्धव ठाकरे को झटके लगे कैसे हैं। पहले इन्होंने राज्यसभा चाही, राज्यसभा में एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। आदित्य ठाकरे भी चाहते थे कि मिले, ये लोग नहीं चाहते थे। शुरुआती दौर में संजय राउत ने तो माहौल बनाया कि शरद पवार को राज्यसभा और एमएलसी जो है वो उद्धव ठाकरे को, लेकिन कांग्रेस ने बीच में टांग अड़ाई थी कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, हम भी जो है रेस में हैं। फिर इनको समस्या हुई कि अगर एमएलसी में बात नहीं बनी मई में, तो हमारे यहाँ से दोनों चली जाएंगी, तो फिर राज्यसभा में हम राज्यसभा के लिए कोशिश करें। इसलिए फिर आदित्य ठाकरे मैदान में कूदे थे। उन्होंने कहा भाई कि कांग्रेस और यूबीटी मिलकर तय कर रहे हैं और कोई तीसरा नहीं है इसमें।
और ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे राज्यसभा जाए ताकि एमएलसी का झंझट छूटे। अब देखिए उद्धव ठाकरे धीरे धीरे कमान जो है वो आदित्य ठाकरे को दे ही रहे हैं। इधर एमएलसी का सीट लेके भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना था, सांसद भी बन जाते तो भी यहाँ की राजनीति वो देखते ही, तो एक सम्मानजनक पद रहता और एमएलसी के लिए जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ती। तो इन्होंने कोशिश तो यही की कि राज्यसभा हमें दे दो, एमएलसी हम कांग्रेस को दे देंगे, लेकिन शरद पवार माने नहीं। शरद पवार इनके राजनीतिक गुरु, जो इनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, जो इन्हें भड़काकर यहाँ पर लाए और इन्हें बीजेपी से दूर कर दिया, हिंदुओं से दूर कर दिया। अपनी मूर्खता तो है ही है, लेकिन जो पिन मारने वाले थे वो थे शरद पवार और संजय राउत। तो शरद पवार यहाँ पर माने ही नहीं, संजय राउत भी उधर के लिए पैरवी ज्यादा कर रहे थे, तो शरद पवार ने राज्यसभा का पद ले लिया। कांग्रेस, यहाँ की कांग्रेस तो नहीं मान रही थी महाराष्ट्र की, लेकिन फिर जब केंद्र से दखल हुआ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, क्योंकि सुप्रिया सुले ने उन लोगों से बात की, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास रास्ता क्या था? यहाँ शरद पवार राजी, यहाँ कांग्रेस राजी, अब क्या करेगा काजी? तो मानना पड़ा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उन्हें फिर अंत में एमएलसी बचती है, तो एमएलसी उनको चाहिए थी, तो इसीलिए इन्होंने सपोर्ट किया। बल्कि आदित्य ठाकरे ने बोला भी कि हमें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मौका इसका नहीं मिला, इस बार हमारा टर्न था राज्यसभा के लिए। ये इनकी पार्टी के लोग, शरद पवार के लिए इनका कहना था कि भाई ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कैसे करें जो इस वक्त एनडीए के साथ गुपचुप मीटिंग करके विलय की बात कर रहा हो एनसीपी में। और अभी तक तो विलय की तारीख भी आ गई थी। अगर अजीत पवार का निधन नहीं हुआ होता तो विलय हो जाता, क्या पता ये भविष्य में भी विलय करें, कौन आगे की स्थितियां जानता है। और तब तो हमारी ये जो सीट है राज्यसभा वाली वो तो बेकार हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस मानी नहीं और कांग्रेस ने शरद पवार को सपोर्ट किया। उद्धव ठाकरे देखते रह गए, तो राज्यसभा निकल गई, नेता प्रतिपक्ष इनको नहीं मिला, और अब जो है एमएलसी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहां से एकनाथ शिंदे ने तैयारी कर ली है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को समर्थन चाहिए तो फोन करके मांगे। सुप्रिया सुले ने मांगा था शरद पवार के लिए समर्थन, अब उद्धव ठाकरे फोन तो कर नहीं सकते हैं शिंदे को, तो शिंदे तो इसमें पूरी ताकत के साथ एमएलसी में उतरेंगे और क्रॉस वोटिंग भी होगी, क्योंकि बिखरे हुए तो ये लोग पहले ही है। बिखरे हुए का तो आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुने हुए कॉर्पोरेटर जा रहे हैं, जो अभी नगर सेवक चुने गए हैं। कल्याण डोंबिवली से इनके कॉर्पोरेटर मधुर महात्रे, उन्होंने शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से कुछ दिनों पहले निष्कासित किए गए थे, लेकिन निष्कासित क्यों किए गए? क्योंकि आपकी पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, यानी कि आपकी पार्टी इसको वो छोड़ने की स्थिति में ही थे। वो तो आपने निष्कासित कर दिया, वरना वो छोड़ देते, और उन्होंने सीधे ज्वाइन कर ली एकनाथ शिंदे की पार्टी। और ये अभी चुने गए हैं, ये कल्याण डोंबिवली से इनके कॉर्पोरेटर। आपके नए नए कॉर्पोरेटर छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है। तो निराशा का माहौल देखिए कि उन्हें नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे उन्हें कुछ बेहतर उनकी पार्टी में मिल सकता है, कुछ बेहतर दे सकते हैं, इसीलिए इनके कॉर्पोरेटर से लेकर और नेता छोड़कर जाते ही रहते हैं, खाली होती रहती है, इनकी पार्टी कभी रुकती नहीं है। तो ऐसे में जब नेता छोड़कर जा रहे हैं, जब आपके पास कोई पद नहीं है, एमएलसी पर भी संकट मंडरा रहा है, बहुत ही जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और टाइट वोटिंग होगी, अपने इनको विधायकों को उठाकर ले जाना पड़ेगा कहीं और, कुछ तब चांस बनेंगे, वरना तो क्रॉस वोटिंग की बहुत अधिक संभावना है। और एकनाथ शिंदे तो पूरा एक एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ये हार बहुत बड़ी हार होगी, शर्मिंदगी होगी कि अब उद्धव ठाकरे खुद एमएलसी नहीं जा पा रहे हैं, खुद विधान परिषद में नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पार्टी फंसी हुई है और सोच रही है कि किसी तरह एक पद हाथ लग जाए। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के पास दौड़ो, इधर राहुल नार्वेकर के पास दौड़ो, लेकिन आपको पद चाहिए तो आपको व्यवहार भी उसके अनुरूप करना होगा। राहुल नार्वेकर के खिलाफ तो इन्होंने ऐसी शिकायतें की हैं पहले, जब अभी चुनाव में या बीएमसी के चुनाव में उनके पीछे भी पड़े रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस के पीछे भी पड़े रहोगे तो आप में क्या सुख आपके पर लगे? आप में ऐसा क्या लगा हुआ है कि आपके पीछे से सत्ताधारी दल चलेगा? तो उद्धव ठाकरे को अपनी रणनीति देखने की जरूरत है। आप सींग लड़ाते हुए कुछ किसी को मना नहीं सकते, सींग लड़ाएंगे तो सामने वाला भी सींग ही लड़ाएगा, आपको थोड़ा सहयोग करना होगा। तो फिलहाल अपने संजय राउत जैसे सलाहकार इन्होंने रखे हुए हैं जो आदित्य ठाकरे तक को नहीं सुनते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे की क्या गत होनी है वो सबके सामने है। और इनके हाथ में जैसे जैसे ये एक एक पद निकलते जा रहे हैं, इनके नेताओं की उम्मीद खत्म हो रही है, तो इनकी पार्टी, इनकी स्थिति अब ये तक आ गई है कि उद्धव ठाकरे के लिए अपनी कुर्सी तक बचाना मुश्किल है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।